राशि मामलात को लेके और पॉन्जी स्कीमों के मुतालिक चंद वीडियोस की थी। उन वीडियोस में एक साहब ने 2-3 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा कि आप रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है और उसके बारे में एक वीडियो बनाएं। देखें, इससे पहले कि मैं MLM की कंपनीज़ के बारे में बात करूं, रॉयल ग्रुप के बारे में बात करूं, मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगा जिससे आपको समझ ही आ जाएगी कि कन्वेंशनल बिज़नेस में हमारी रिवायती जो कंपनीज़ हैं वो जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, कंपनीज़ को लॉन्च किया जाता है तो उसका तरीकाकार क्या होता है। आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम सुना होगा। उन्होंने जब डिटर्जेंट एरियल लॉन्च करना था पाकिस्तान के अंदर, तो इस लॉन्चिंग से पहले तकरीबन 2-2.5 साल का एक टाइम फ्रेम था जिसको प्री लॉन्चिंग टाइम फ्रेम कहा गया, जिसमें एक लॉन्चिंग टीम हायर की गई जिसने पाकिस्तान के मारूजी हालात को स्टडी किया। जो एग्जिस्टिंग फार्मूला था एरियल का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की इस प्रोडक्ट का, वो पाकिस्तान जैसे हालात के हिसाब से मिस्र के अंदर लॉन्च किया हुआ था उन्होंने। तो पाकिस्तान और मिस्र के हालात मिलते जुलते हैं, लेकिन ईटिंग हैबिट्स में चूँकि डिफरेंट था तो उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया कि पाकिस्तान के अंदर जो दाग लगते हैं ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होने की वजह से, तो उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है। फिर इस हिसाब से उन्होंने अपने इस डिटर्जेंट का जो कॉम्पैक्ट था, फार्मूला था, उसको चेंज किया। तो किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के केस में जिस दिन पहले कंज्यूमर को पता चला कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने एरियल को लॉन्च करना है, उससे पहले 2.5 साल की या 2 साल की एक रिसर्च थी जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मार्केट को स्टडी किया था बल्कि अपने R&D के बाद प्रोडक्ट को भी एनहांस किया था, उसको डिफरेंट बनाया था और उसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से हमारी जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जो एंग्रो फूड्स ने जब पाकिस्तान के अंदर ओमोर आइसक्रीम को लॉन्च करना था, तो जिस दिन उनका पहला टीवी के ऊपर इश्तिहार चला, पहला बिलबोर्ड लगाया गया या पहला इश्तिहार जो अखबार के अंदर छपा, उस दिन 3 शहरों में उन्होंने लॉन्च किया था, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के हर अच्छे रिटेल स्टोर के ऊपर ओमोर की आइसक्रीम अवेलेबल थी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपने समझना ये है कि जब भी कोई कंपनी बिजनेस लॉन्च करने लगती है तो पहले तो R&D की जाती है, जब कंज्यूमर को नहीं बताया जाता कि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो और जब प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जाती है तो उस वक्त इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल हो। अब ये कन्वेंशनल तरीका है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करने का। अब इन पैरामीटर्स के ऊपर हमने रॉयल ग्रुप को रखना है और देखना है कि रॉयल ग्रुप भी किसी कन्वेंशनल तरीके के बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहा है या कोई पॉन्जी स्कीम है। जब मैंने रॉयल ग्रुप के बारे में रिसर्च करना शुरू की तो सबसे पहले एज एक्सपेक्टेड, जैसे कोई भी करेगा, मैंने इसकी वेबसाइट ढूंढी। तो हैरानगी की बात यह है कि गूगल के ऊपर अगर आप लिखेंगे रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ तो पहला जो निकलेगा वो कोई US बेस्ड रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उसके बाद कोई गल्फ बेस्ड रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उसके बाद बड़ी मुश्किल से rgcclub.com के नाम से इनकी वेबसाइट है, जहाँ इस वेबसाइट के ऊपर इस कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में, कंपनी की गवर्नेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ एक मेंबरशिप फॉर्म है जिसके फिल करने के बाद आप कंपनी के MLM नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। तो पहली तो मशकूक चीज़ ये है कि एक इतनी बड़ी कंपनी, एक इतने बड़े पोर्टफोलियो का दावा करने वाली कंपनी और वेबसाइट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैंने YouTube का रुख किया, वहाँ पे मैंने देखा कि अपनी तो इनकी कोई ऑफिशियल YouTube के ऊपर कोई चैनल नहीं है जिसके ऊपर कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं देख सकता, लेकिन एक कोई खान साहब हैं जो इस्लामाबाद बेस्ड है, उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करके, काफ़ी सारी वीडियोस बना के इस कंपनी के बारे में रखी हुई हैं और शायद वो ख़ुद भी इस कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। वो मुख्तलिफ और काम भी करते हैं लेकिन इस कंपनी का भी हिस्सा है। तो एक अदरी साहब हैं जो कि पहले कंपनी के कंपनी डायरेक्टर थे, कंट्री डायरेक्टर थे। अब रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं। अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में वो ये बताते हैं कि हम डेवलपर्स का काम भी करते हैं, हाउस डेवलपिंग का काम भी करते हैं, बिल्डर्स का काम भी करते हैं, ऑयल एंड गैस का काम भी है, हमारे पंप्स भी हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी करते हैं, गाड़ियों का काम भी करते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते हैं और वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं। और ये दूसरी मशकूक चीज़ है जो कि पॉन्जी स्कीम की निशानी होती है कि अगर पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हो तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। देखें, आप जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं इनकी अगर आप पोर्टफोलियो उठा के देखें आपको लगेगा एक लाइन ऑफ बिजनेसेस है जिसमें वो कंपनी ऑपरेट करती है। नेस्ले का अपना लाइन ऑफ बिजनेसेस है, कोक का अपना है, पेप्सी का अपना है, नेस्ले का अपना है, लेकिन वो लाइन सेम है।
ये नहीं हो सकता कि एक कंपनी घर भी बनाती है और वो गाड़ियाँ भी बेचती है और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है। इतना ज़्यादा जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है अमूमन वो मशकूक होता है। तो दूसरी चीज़ ये मशकूक लगी। उसके बाद ये जितने वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं, इनमें से किसी एक बिज़नेस के बारे में भी ये मुझे समझ नहीं आया उन सारे इंटरव्यूज़ को देखने के बाद कि एक्चुअली कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है। बिज़नेस मॉडल से मुराद मेरी ये है कि कंपनी पैसा कहाँ से कमाती है जो आगे आपको दे रही है। जैसे उन्होंने कहा जी, हम अगर आपने गाड़ी लेनी है तो आप हमारे पास आएँ, 30 लाख की आप गाड़ी लें, हम आपको गाड़ी फिजिकली हैंड ओवर कर देंगे। 30 लाख आपने दिया, आपको गाड़ी मिल गई। अब जो चीज़ समझ में नहीं आती वो ये है कि कंपनी उसके बाद आपको फ्यूल की मद में और किस्तों की मद में पैसे पे करेगी। 30 लाख आपने कस्टमर से लिया, 30 लाख का एसेट उसको दे दिया, अब आपके पास तो पैसा बचा ही नहीं, आप पे कस्टमर को पे कहाँ से कर रहे हैं। तो गाड़ियों के बिजनेस में मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये वाला जो आप रेवेन्यू कहाँ से कमा रहे हैं। ज़िमनी तौर पे मुख्तलिफ वीडियोस में 5 सेकंड के लिए या 7 सेकंड के लिए उन्होंने जिक्र ये किया है कि हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। तो फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो बिजनेस मॉडल है वो इसका मतलब है कि आप लोगों से इन्वेस्टमेंट लें और फॉरेक्स में ट्रेड करें। लेकिन आपने जो इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसकी समझ नहीं आई। फिर जो हाउसिंग का वो काम कहते हैं, डेवलपर्स और बिल्डर्स का जो वो काम कहते हैं, तो एक जो बुनियादी सा असूल होता है रियल एस्टेट के हवाले से कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई भी सोसाइटी 5 से लेकर 10 साल बाद ब्रेक इवन के ऊपर आती है। ब्रेक इवन का मतलब ये कि आपने जितना पैसा लगाया है आपने उतना ही कमा लिया, अब प्रॉफिट इसके बाद आएगा। तो इस केस में जब आपको 5 साल बाद इस कंपनी के बारे में ये पता चलेगा कि अब इसका रेवेन्यू आना शुरू है, तो उसके दौरान आप कैसे पे कर रहे होंगे। तो ये एक और मशहूर चीज़ है। एक और फार्मूला है, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर बिलाल साजिद साहब, यूट्यूब पे उनका चैनल है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला अगले दिन बयान किया अपने एक वीडियो में। वो ये कहते हैं कि जो बंदा पाकिस्तान से मोहब्बत के बहुत बड़े दावे कर रहा हो ना, तो आप ये समझ लें कि इस बंदे ने कोई ना कोई मशकूक काम ज़रूर किया हुआ है। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है कि किसी बंदे के 2 नंबर होने का एक जो निशानी है वो ये भी हो सकती है। आप रॉयल ग्रुप के जितने भी इंटरव्यूज़ हैं ये सुन जाएं, आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में 1 या 2% वो बात करेंगे, कंपनी क्या करती है उसके बारे में 1 या 2। वो अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारी बहुत अच्छी लॉन्चिंग हो गई है, हमारे बहुत ज़्यादा नेटवर्क फैल रहा है, कंपनी के बारे में बात नहीं की जाएगी। और कुछ वीडियोस में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर देखें, अगर 18 महीने के बाद कंपनी भाग भी जाती है, ये वर्ड्स हैं बाकायदा, ये जो खान साहब हैं जो कि कंपनी के मार्केटिंग को कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके अपने अल्फाज हैं कि अगर 18 महीने बाद कंपनी भाग जाएगी तो आपके पास तो एसेट आ चुका है। तो ये भी एक मशकूक चीज़ है। उसके बाद जो पॉन्जी स्कीम का या इन डबल शाह स्कीम का एक और जो निशानी होती है वो ये होती है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, सर्विस के ऊपर फोकस नहीं करते, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे और लॉन्चिंग के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करवाएंगे, जो कि ये भी कर रहे हैं। इन्होंने इस्लामाबाद में एक इवेंट किया है और अभी कुछ लोगों को लेकर ये तुर्की जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े वो इसकी मार्केटिंग जो टैक्टिक्स होती है उसमें ये होता है कि हमने लोगों को अट्रैक्ट करना है कि ये कंपनी में कुछ हो तो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी इवेंट्स भी करा रही है, एक डेलीगेशन लेके बाहर भी जा रही है। तो ये भी एक मशकूक बनाने वाली चीज़ है कि कंपनी का एक्चुअली अपना बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी अभी तक समझ नहीं आई। तो अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में करें, म्यूचुअल फंड में करें, बजाय इसके कि एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं कि वो कौन सा बिजनेस करती है। और फिर जो मैंने पैरामीटर्स शुरू में आपको बताए थे कि अगर तो आपने प्रोडक्ट, अभी वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये भी कहते पाए गए कि हमारा ये प्री लॉन्चिंग फेज़ है, कंपनी लॉन्च नहीं की, हमने प्रोडक्ट्स अभी नहीं बनाई, लेकिन हमने पिछले 6 महीने से मार्केट में मुख्तलिफ इवेंट करवा के, मुख्तलिफ वीडियोस करके और सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस के ज़रिए लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, आपके पास क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस है। ये तो प्री लॉन्चिंग से पहले डिसीजन करने वाला है। अगर तो आपने कोई डेवलपर्स का काम करना था, रियल एस्टेट का काम करना था, तो ऑन ग्राउंड आपके पास कोई चीज़ है या नहीं, वो नहीं है फ़िलहाल। तो ये चंद गुजारिशात थी रॉयल ग्रुप को लेके। मेरा मशवरा तो आप लोगों को ये होगा कि इस तरह की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने के बजाय आप खुद बिज़नेस करें या किसी जानने वाले के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करें। अगर ये दोनों काम मुमकिन नहीं है तो किसी अच्छे ब्रोकर से
अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, स्टॉक एक्सचेंज में डाल दें लॉन्ग टर्म व्यू लेके। और अगर आपकी रिस्क अवर्जन इससे भी कम है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको 10-12-14% एनुअली प्रॉफिट आता रहेगा। उसको री इन्वेस्ट करते जाएं कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से 10 साल बाद 15 साल बाद वो बहुत हैंडसम अमाउंट बन जाएगी। तो मेरी चंद गुजारिशात का मकसद सिर्फ ये है कि ये मशकूक स्कीम है, इससे बच जाए। अगर आपका इस वीडियो के हवाले से मेरी चंद गुजारिशात के बारे में कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी चीज़ से इख्तलाफ हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।